वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। डियर स्टूडेंट्स, हम CHE12L जो लैब कोर्स है इग्नो का, उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जहां से MCQs पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या जहां से आपके वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ रिएक्शंस कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंपाउंड में आपको डिटेक्ट करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी RCOH ग्रुप, तो आप उस कंपाउंड में ऐड कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। अगर वहाँ पे इफरवेसेंस आ गई यानी जाग निकल गई और गैस वहाँ पे आ गई, तो समझ लेना कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं प्लस वाटर प्लस CO2, तो इसकी वजह से आपको इफरवेसेंस वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इफरवेसेंस मीन्स जाग जैसी निकलती है। इस तरह से अब आपको अगर फिनोलिक ग्रुप्स डिटेक्ट करने हो, जैसे फिनोल ग्रुप से, तो आप FeCl3 डाल दो, एक्वस FeCl3 डाल दो सोल्यूशन में। अगर उसने इंटेंस कलर दिया या कलर प्रेसिपिटेट बनाया, तो समझ लेना कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन नेफ्थॉल के लिए, जो नेफ्थॉल है वो आपको एक्वस सोल्यूशन में ये टेस्ट नहीं देगा। तो नेफ्थॉल के लिए क्या करते हैं हम, नेफ्थॉल के लगाते हैं FeCl3 मगर इन एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन, जबकि आप ये एक्वस FeCl3 ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड बाकी में, लेकिन नेफ्थॉल के लिए एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन आपको कलर्ड प्रेसिपिटेट देगा। अगर कलर आ गया तो समझ लेना कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरह से एजोडाइड टेस्ट भी कर सकते हैं हम फिनोलिक ग्रुप्स के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अमाइन्स का और फिनोल्स का ये कॉमन टेस्ट है, सिर्फ एक दूसरे को डिटेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, एजोडाइड टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर फिनोल्स एंड अमाइन्स। इस तरह से लिबरमैन टेस्ट जो ना, वो भी हम यूज करते हैं। उसमें हम फिनोलिक कंपाउंड्स डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए यूज किया जाता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, HONO2, क्लियर। और ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको प्राइमरी अमाइंस डिटेक्ट करने हो, जैसे एनिलीन हो या कोई भी प्राइमरी अमाइन या पैरा एनिसिलीन, अगर आपको अगर उसका नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे आप, तो वो बनाता है डायजोनियम सॉल्ट को अगर आप 2 नेफ्थॉल डाल देंगे या कोई फिनॉल डाल देंगे तो रेड प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने ये दोनों मिला दिए, उसके बाद में आपने इसमें फिनॉल डाल दिया, फिनॉलिक कंपाउंड, तो आपको तब भी कलर आएगा। तो आप इस टेस्ट से एमाइन्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आप फिनॉल्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिबरमैन टेस्ट से आप कर सकते हैं क्या डिटेक्ट, आप कर सकते हैं डिटेक्ट ये फिनॉलिक कंपाउंड्स। इसके बाद में अगर आपको प्राइमरी अमाइन्स डिटेक्ट करने हो, तो उसके लिए हम और एक टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, 3 टाइम्स NaOH डाल दो, तो आपको ये आइसोनाइट्राइल देगा, आइसोसाइनाइड देगा। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड की जो स्मेल रहती है, बैड स्मेल रहती है। अगर बैड स्मेल आ गया तो समझ लेना कि आइसोनाइट्राइल इज प्रेजेंट। इस तरह से और एक टेस्ट हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ये याद रखना, हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स। इसके लिए यूज किया जाता है, तो इसमें ये चीज याद रखना हिंसबर्ग टेस्ट में। ठीक है, और इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बात याद रखना। तो इसमें ये यूज होता है, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन्स आप डिफरेंशिएट कर सकते। तो ये रिएजेंट यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट में। ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है वहाँ पे कौन सा यूज होता है। इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम बर्न करते हैं। अगर सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हुआ तो समझ लेना कि एरोमेटिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। उसके बाद में एक पॉइंट और याद रखना, जो टर्म एल्कलॉइड है वो दी थी W मिशनर ने 1819 में। इसका मतलब रहता है एल्कली लाइक, और ये अप्लाई होता है टू बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन, यानी प्लांट से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स निकलते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। उनको हम कहते हैं एल्कलॉइड्स। ठीक है,
इनमें जैसे निकोटीन आता है, मॉर्फिन आता है, कोकेन आता है, पाइपरीन आता है। ठीक है, ये जो है ना ये वाले कंपाउंड्स, दीज आर एल्कोलाइड्स। कोल्ड ड्रिंक्स में जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उनमें कोला नट्स रहते हैं, और कोला नट्स में रहता है कैफीन, सो इट इज सोर्स ऑफ कैफीन। कैफीन कॉफी में भी रहता है और कैफीन चाय में भी रहता है, ये बात याद रख लेना। और एक पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि टैनिन्स जो रहते हैं, टैनिन्स दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ गैलिक एसिड, जैसे टी में रहते हैं टैनिन्स। ठीक है, उसके बाद में और एक पॉइंट आपको याद रखना वो है क्रोमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्रोमेटोग्राफी रहती है इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो इससे हम सैंपल को कंपोनेंट्स में यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस सेपरेशन इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल बिटवीन टू फेजेस। ये दो फेजेस कौन कौन से रहते हैं? एक रहता है स्टेशनरी फेज यानी रुका हुआ फेज, दूसरा रहता है रनिंग फेज यानी मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज है वो एक सैंपल को कंपोनेंट्स में कैसे अलग अलग कर सकता है? वो ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन या ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन या आयन एक्सचेंज या जेल क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो सोल्यूशन जो सोल्यूट जो रहता है, सोल्यूट वो मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज में रहता है दोनों में, और इनमें एक इक्विलिब्रियम रहता है। सोल्यूट इन स्टेशनरी फेज एंड सोल्यूट इन मोबाइल फेज, इनमें ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। तो अगर मैं बोलूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन मोबाइल फेज डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन स्टेशनरी फेज, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाते हैं के प्राइम से। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, उल्टा मीन्स concentration of solute in stationary phase divided by concentration of solute in mobile phase. S means stationary, M means mobile. तो इसको हम कहते हैं distribution coefficient। क्या कहते हैं? distribution coefficient। अब equilibrium constant और distribution coefficient में क्या डिफरेंस है? ये एक दूसरे की इनवर्स रहते हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा। जैसे equilibrium constant is inverse of distribution coefficient। यहां तक तो क्लियर है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में और एक पॉइंट आपको याद रखना क्रोमेटोग्राफी में, वो है RF वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर से आप कहते हैं। वो है इट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय सोल्यूट। जब आप सपोज क्रोमेटोग्राफी करते हैं, सपोज आपने इसको पेपर को रन कराया यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना अगर सॉल्वेंट चढ़ गया इसको बोलते हैं सोल्यूट फ्रंट, और ये मान लो ये सॉल्वेंट फ्रंट अगर यहाँ से यहाँ तक ये सोल्यूट चढ़ गया इसको बोलते हैं सोल्यूट फ्रंट। तो किसी भी सोल्यूट का, सपोज इस सोल्यूट का ए सोल्यूट है, बी सोल्यूट है, इस कंपाउंड ए का हमें अगर दिखाना हो RF वैल्यू तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये कितना मूव हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय सोल्यूट ए डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में कितनी डिस्टेंस कवर की है। या हम बोल सकते हैं सोल्यूट फ्रंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर या RF वैल्यू। क्लियर? तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी लेक्चर्स कंटिन्यू है, मैं आपको पूरा जो है ये कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है।